नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अमन प्रैजी की। जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज आपका एसएससी जीडी का जो आपका नोटिफिकेशन था वैकेंसी का, वो दोस्तों आपका आ चुका है। तकरीबन 26,000 प्लस जो आपका वैकेंसी है वो दोस्तों इस बार आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो वैकेंसी तो आ गया है, लेकिन वैकेंसी के बाद जो आपका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आपका है तैयारी करना कि आपका इसके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है और आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत आज का जो हमारा वीडियो है वो आपका एसएससी जीडी में जो आपकी 20 प्रश्न जी की जिसके पूछे जाते हैं। जो प्रीवियस आपका एग्ज़ाम हुआ है 2023 में ही हुआ है, 10 जनवरी से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हुआ था, 10 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले 10 जनवरी 2023 में फर्स्ट सेट में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उसको देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े संभावित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने से पहले, एग्ज़ाम तैयारी शुरू करने से पहले किसी भी एग्ज़ाम का, उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो उसका सबसे जो महत्वपूर्ण आपका है कि सबसे अच्छा जो महत्वपूर्ण तरीका है वो है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आज ही हमारा पहला वीडियो होने वाला है। इसके अंतर्गत आपको और भी वीडियो देखने को मिलेगी जो कि आपका PYQ से होगा, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला जो प्रश्न आपका दिया गया है आज का है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन यानी कि थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था आपका पोला महोत्सव। पोला महोत्सव की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये तो पहली बात आपका ऑप्शन में ही दिया गया, मतलब क्वेश्चन में ही दिया गया है महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा ये जो पोला महोत्सव है उसको आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आपका छत्तीसगढ़ में भी आपको मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो किसान समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। जैसा कि आपका बेल का वहाँ पर जिक्र हो गया है, तो बेल का सबसे अच्छा जो साथी होता है वो आपका किसान ही होता है। ठीक है, तो किसानों के द्वारा मनाया जाने वाला क्या है? एक आपका धन्यवाद उत्सव है जो कि बेलों और बैलों को महत्व को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा कब मनाया जाता है? तो इसको भी याद रखिएगा, ये आपके श्रावण मास में मनाया जाता है। ठीक है, श्रावण मास में पिथौरा अमावस्या के दिन। ठीक है, पिथौरा अमावस्या के दिन। इसके अलावा आपके ऑप्शन में दिया गया है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की बात करते हैं तो ये हर साल आपका जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो आपका जनवरी में मनाया जाता है। ये जो पर्व है आपका कौन से भगवान को समर्पित है? तो ये आपके सूर्य भगवान को समर्पित पर्व है। इस दिन आपका क्या होता है कि जो सूरज होता है वो आपका मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति की बात करेंगे तो भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसा कि आपका पोंगल, ये आपका मकर संक्रांति जैसा ही त्यौहार है जो कि आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। माघ साजी आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार करके बहुत सारे आपके और भी नामों देखने को मिलेंगे जैसे जैसे प्रश्न आपके बनेंगे। इसके अलावा अगला है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा की बात करेंगे तो ये दोस्तों बताएं गुड़ी पड़वा ये कहाँ मनाया जाएगा? तो ये पहली बात आपको ये भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र के अलावा कुछ क्षेत्रों में आपकी गोवा में मनाया जाता है। इसके अलावा कब मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपको चैत्र महीने में। ठीक है, चैत्र महीने में मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, गुरु पड़वा। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका काला घोड़ा या कला महोत्सव। कला घोड़ा या कला महोत्सव की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। ठीक है, तो कला घोड़ा कहाँ मनाया जाएगा? तो ये भी आपका महाराष्ट्र में ही मनाया जाएगा, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह है कि मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो मॉस और जो मार्केसिया है वो दोस्तों आपके ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसके अलावा मॉस और मार्केसिया की जब बात करते हैं तो ये दोस्तों आपके क्या हैं? तो छोटे स्थलीय पौधे हैं। ठीक है, क्या हैं? तो छोटे स्थलीय पौधे हैं। वो तने पत्ती जैसे संरचनाओं और जड़ जैसी संरचनाओं के साथ शरीर के डिजाइन में भिन्नता दिखाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉस और मार्केसिया है जो कि आपका ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह है कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूपी की एक प्रमुख शैली है? ठीक है, ये पूछा गया है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो जागोई है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से सबसे जो उपयुक्त ऑप्शन है आपका मणिपुरी। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, जो लोग तैयारी नहीं करते हैं आपको बता दें कि संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा आपके 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें से 4 आपको ऑप्शन में ही दिख रहा है। एक आपका मणिपुरी है, दूसरा सतरिया है, तीसरा ओडिसी है और चौथा कथक है। ठीक है, इसके अलावा जगोई की बात करेंगे तो जगोई मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में से एक है।
इसको भी याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे सतरिया का। सतरिया जो नृत्य थे ये दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य थे। ओडिसी दोस्तों आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य थे। और कथक दोस्तों आपका उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का क्या है, एक आपका शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा 4 और शास्त्रीय नृत्य थे, जैसा कि आपका एक है भरतनाट्यम। एक क्या है, तो एक है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक आपका है कथकली। कथकली के अलावा भी एक आपका है मोहिनीअट्टम। ये 2 शास्त्रीय ऐसे नृत्य हैं जो कि आपके एक राज्य से ही संबंधित है। तो मोहिनीअट्टम और आपके जो कथकली हैं वो आपके केरल से संबंधित है। इसके अलावा एक आपका जो बच गया है वो आपका बच गया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, वो दोस्तों आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य आपके संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, ठीक है। दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके क्या होगा कि आपके जो जीवाश्म ईंधन के जलने वाले जो प्रदूषण होते हैं उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य में से एक था। तो आपसे पूछा गया है कि 7वीं जो पंचवर्षीय योजना आपका चला था उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो 7वीं जब पंचवर्षीय योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था खदानों के उत्पादन में वृद्धि करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसके अलावा जो 7वीं पंचवर्षीय योजना था उसकी अवधि की बात करते हैं, यानी कि वो कब से कब तक चला था, तो उसकी अवधि था आपका 1985 से लेकर आपका 1990 तक ये योजना चला था, ठीक है। किसके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चला था, तो आपके राजीव गांधी जी थे उस समय के प्रधानमंत्री, उन्हीं के नेतृत्व में ये योजना है जो कि चला था 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का 2 उद्देश्य था, जैसा कि एक आपका है खदानों के उत्पादन में वृद्धि करना, इसके अलावा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, और आपका उत्पादक रोजगार की अवसर और प्रौद्योगिकी का उन्नयन भी शामिल था, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो विकास लक्ष्य रखा गया था, ठीक है, लक्ष्य जो रखा गया था वो आपका 5.0% रखा गया था, लेकिन जो वृद्धि हुआ था यानी कि हासिल कितना किया था इस पंचवर्षीय योजना ने, तो हासिल किया था आपका 6.01%, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा भारत में जो पंचवर्षीय योजना है, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था वो आपका 1951 में शुरू हुआ था। 1956 तक ये आपका पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक है, 1951 से 1956। इसके अलावा द्वितीय भी याद रखिएगा। इसे तो हम लोग सभी पंचवर्षीय योजना को बारी बारी से देखेंगे, जैसे जैसे प्रश्न आपके मिलते जाएंगे। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका 1956 से शुरू हुआ था और आपका 1961 तक चला था। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना आपका चला है, और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना था आपका 2012 में स्टार्ट हुआ था और आपका 2017 में समाप्त हो गया था। इसके बाद से कोई भी पंचवर्षीय योजना आपका नहीं चला है। पंचवर्षीय योजना जो चलाने का जिसके पास आयोग था, उस आयोग का नाम था आपका योजना आयोग, जिसको हटा दिया गया है यानी कि समाप्त कर दिया गया है, और इसके स्थान पर आपका नीति आयोग का स्थापना किया गया है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। सभी के बारे में हम लोग डिटेल पूर्वक और भी देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को प्रमाणित किया है, यानी कि कमेंस किया है, ठीक है। तो ये प्रश्न तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न था, फिर भी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका कोच्चि में पहले स्वदेशी जो एयरक्राफ्ट था आपका INS विक्रांत था, उसको क्या किया गया है, प्रमाणित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं INS विक्रांत का। तो INS विक्रांत को 2 सितंबर को आपका ये प्रमाणित किया गया था, यानी कि नौसेना में आपका शामिल किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 है कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि 4 जो योजना दिया गया है उनमें से कौन सा योजना आपका वस्त्र मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो समर्थ योजना था वो आपका वस्त्र मंत्रालय के द्वारा है जो कि आपका शुरू किया गया था, ठीक है। तो समर्थ योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समर्थ योजना के बारे में बात करेंगे तो वस्त्र मंत्रालय वस्त्र उद्योग में क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्थ योजना को लागू किया गया था, ठीक है। यह एक प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रम है जो कि संगठित क्षेत्रों में कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण महत्व श्रृंखला में 10 लाख युवाओं को कौशल विकास को लक्षित करना था, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना है नहीं क्योंकि ये भी आपका करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो आपको बताना है कलिंग युद्ध है जो कि किसने लड़ा था। तो कलिंग युद्ध के विषय में आपके हर एग्जाम में प्रश्न बनता है
ये जो युद्ध है आपका अशोक सम्राट जो अशोक थे, जो कि मौर्य समाज का एक ही महत्वपूर्ण शासक था, उसके द्वारा कलिंग युद्ध जो कि लड़ा गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक की बात करेंगे तो अशोक कौन था, तो आपके मौर्य समाज था उसका एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, मौर्य समाज का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होता है, तो मौर्य समाज का एक महत्वपूर्ण शासक था। अशोक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो देवनाम प्रिय के नाम से भी अशोक को जाना जाता है। इसके अलावा जो अशोक है आपका मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र है, बिंदुसार की बात करेंगे तो मौर्य सम्राट का ये आपका सेकंड शासक था। फर्स्ट आपका कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो इसने ही अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में, ठीक है, अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में आपका कलिंग युद्ध जो कि लड़ा था। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है ये भी देख लीजिए कहाँ मिलता है, तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है, अशोक के 13वें शिलालेख में आपका कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे मौर्य समाज का, तो मौर्य समाज का स्थापना आपका किसने किया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे पराजित किया था, तो नंद राजवंश था, नंद का जो अंतिम राजा था आपका, नंद का अंतिम राजा था धनानंद, उसको पराजित करके मौर्य समाज का स्थापना है जो कि अपने नाम किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा किया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति चुनाव आपका संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जो भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में ये आपका प्रश्न जो कि बनता है। ठीक है, तो भारत के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, संसद के दोनों सदन, दो सदन करने का मतलब है एक आपका राज्यसभा एक आपका लोकसभा। ठीक है, तो संसद का दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा आपके संसद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक आपके निर्वाचित होते हैं, दूसरा आपके मनोनीत होते हैं। मनोनीत उसे कहा जाता है जो कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सिर्फ आपके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यों में जिस प्रकार आपका संसद का दो सदन है उस प्रकार राज्यों में भी विधानमंडल होता है, उसमें भी दो सदन होता है, लेकिन हालांकि मात्र आपके 6 राज्यों में आपका द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, 6 राज्यों के अलावा बाकी जो राज्य हैं उसमें मात्र एक ही सदन है जो कि आपका विधानसभा है। ठीक है, तो मात्र विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपका भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा जो चुनाव है वो आपका करवाता कौन है, तो भारत में जो चुनाव है वो आपका चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, भारत में चुनाव कौन कराता है, तो आपका चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, चुनाव आयोग कराता है, तो चुनाव आयोग का जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 324 है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 324 के तहत राष्ट्रपति कार्यालय के लिए चुनाव कराने का जो अधिकार है भारत के चुनाव आयोग में निहित है। इसके अलावा आपको बताते चलें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है जो कि जीता है। तपन कुमार पटनायक की बात करेंगे तो इन्होंने संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार है जो कि जीता है। तो तपन कुमार जी ने छऊ नृत्य के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि छऊ नृत्य के लिए आपका संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है जो कि अपने नाम किया है। छऊ की बात करते हैं तो छऊ एक पारंपरिक भारतीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुआ है। उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसका उत्पत्ति भारत के 3 राज्यों में, एक राज्य है आपका झारखंड, दूसरा आपका है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के अलावा इसका जो आपका उत्पत्ति है आपका कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है, तो आपका उड़ीसा में हुआ है। तो छऊ नृत्य का आपका जो उत्पत्ति है भारत के 3 राज्यों में हुआ है, एक आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। उसी प्रकार झारखंड में हम लोग जो छऊ है वो किस नाम से जानते हैं, तो सरायकेला छऊ के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में आपका पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। वहीं पर उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में आपका मयूरभंज छऊ के नाम से जानते हैं। मयूरभंज छऊ के नाम से उड़ीसा में छऊ को जानते हैं। इसके बाद छऊ की बात करते हैं तो भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है भारत का, उसके द्वारा ये जो छऊ नृत्य है उसको शास्त्रीय नृत्य का भी दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है भारत के संस्कृति मंत्रालय के तहत। और जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है उसके जो मंत्री हैं आपके जी किशन रेड्डी हैं। कौन है, तो जी किशन रेड्डी आपके क्या हैं, संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। साथ में ये आपके पर्यटन मंत्री भी हैं। ठीक है, साथ में ये आपके क्या हैं, तो आपके पर्यटन मंत्री भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के
पृष्ठभाग पर डैश का चित्र है। ठीक है, तो देखिए 2000 का जो नोट है अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसे तो बंद कर दिया गया है, चलन से बाहर कर दिया गया है, लेकिन उसके जो पीछे का जो भाग था उस पर आपके मंगलयान का चित्र था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था आपका मंगलयान। इसके अलावा इसका जो रंग था 2000 रुपये के नोट का जो रंग था वो आपका था मेंजेटा रंग का। ठीक है, मेंजेटा रंग का था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, मेंजेटा रंग का था, इसको भी याद रखिएगा। नोट का जो साइज़ था वो आपका 66 mm इंटू 166 mm था। ठीक है, 66 mm इंटू 166 mm आपका इसका साइज़ था। इसके अलावा बात करेंगे मंगलयान का, तो जो मंगलयान था मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जिसे कि हम लोग मंगलयान के नाम जानते हैं। ये आपका 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा शुरू की गई एक अंतरिक्ष जांच था। ठीक है, जिस पर आपका फिल्म भी बन चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें पूछा गया है कि मूल अनुच्छेद कितना है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान है उसमें जो मूल लेख में अनुच्छेद की संख्या है वो आपके मात्र 395 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 395 होगा। जो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान सभा के द्वारा अपनाया कब गया था, तो अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि प्रभावी कब हुआ था, तो प्रभावी हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, संविधान सभा के द्वारा अपना लिया भी गया था, लेकिन प्रभावी हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा मूल संविधान की बात करते हैं तो 395 आपका अनुच्छेद है। इसके अलावा आपका 8 अनुसूची है। ठीक है, अब वो बढ़कर 8 अनुसूची से हो गया है 12। ठीक है, वर्तमान में 12 अनुसूची है। इसके अलावा बात करेंगे भारतीय संविधान का, तो मूल रूप से ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो याद कीजिएगा तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसको भारत का जो संविधान है उसको हाथों से लिखा है किसने, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजदा ने। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजदा के द्वारा ये जो भारत का संविधान है अपने हाथों से लिखा गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान का जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, BR अम्बेडकर को जानते हैं। इसके अलावा संविधान बनने का जो तैयार करने में जो समय लगा था, कितना लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, संविधान कितना दिनों में बनकर तैयार हुआ था, 2 साल 18 महीना 18 दिन में बनकर जो कि तैयार हुआ था। इसके अलावा संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस की बात करेंगे तो संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। ठीक है, अभी हाल ही में 26 नवंबर आने वाला है 3-4 दिन के बाद, तो उसी दिन हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आपातकाल के दौरान बताएं तो आपको अनुच्छेद जो 20 और 21 है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को निलंबित है, जो कि आपको नहीं किया जा सकता है। वहीं पर बात करते हैं हम लोग आपातकाल का, तो आपातकाल जो आपका है, आपातकाल का जो प्रबंध है आपका भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद आपका 352 से लेकर, ठीक है, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 352 से लेकर आपका 360 तक का जो अनुच्छेद है वो आपका आपातकालीन प्रबंधन करता है, आपातकाल के बारे में बताता है। इसके अलावा भाग की बात करेंगे तो भाग आपका 18 आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, इसको भी याद कीजिएगा। इसके अलावा आपातकाल 3 प्रकार का होता है, एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन, तीसरा आपका वित्तीय आपातकाल। आज ही आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो वित्तीय आपातकाल है वो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो वित्तीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 360 से संबंधित है। इसके अलावा राष्ट्रपति आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आपका 352 के अनुच्छेद, और आपका जो अनुच्छेद 356 है वो आपका राष्ट्रपति से संबंधित है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीप के महासागर में तैराकी करने वाला एकमात्र व्यक्ति भी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका था ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मिहिर सेन। ठीक है, इसका राइट आंसर था आपका मिहिर सेन, तो मिहिर सेन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं मिहिर सेन का, तो इन्होंने 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाली ये पहले भारतीय है जो कि बन चुके हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी अक्षांश रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरता है और देश की जलवायु को प्रभावित करता है। तो आपको बताएं, भारत का अगर आप लोग मैप अगर आपको बनाने का प्रयास कीजिएगा,
ठीक है, ये तो खैर छोड़िए, जैसा बनता है। तो भारत के मध्य से यानी कि भारत के बीचों बीच से कौन रेखा जो कि आपका होकर गुजरता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के मध्य से आपका कौन रेखा गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कर्क रेखा होगा। ठीक है, कर्क रेखा की बात करते हैं तो भारत के कितने राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको भी याद रखिएगा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। तो एक पर आपका हो जाएगा गुजरात, दूसरा पर दोस्तों आपका हो जाएगा राजस्थान। याद कीजिएगा राजस्थान से बहुत ही मिनिमम आपका बहुत ही छोटा सीमा साझा करता है कर्क रेखा। इसके अलावा अगला है आपका मध्य प्रदेश, आपका इसके बाद आपका है छत्तीसगढ़। ठीक है, सी से छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। पाँचवा पे आपका है झारखंड, जे से झारखंड याद रखिएगा। छठा पे आपका है वेस्ट बंगाल। इसके अलावा सातवां पर है आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा से भी कर्क रेखा गुजरता है। और आठवां पे है आपका मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है वो दोस्तों आपका गुजरता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका माही नदी है, ठीक है, माही नदी भारत की एकमात्र नदी है, ठीक है, जो कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। पहली मध्य प्रदेश में जहाँ से राजस्थान की ओर बहती है, और दूसरा गुजरात में प्रवेश करती है जहाँ पर ये दूसरी बार काटती है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो है वह है कि ऐसी राजस्व प्रणाली, राजस्व प्राप्तियाँ जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका था ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गैर प्रतिदेय। ठीक है, गैर प्रतिदेय इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च तक चलने वाली प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का जो विवरण है संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भारत में एक संवैधानिक आवश्यकता है, यानी कि संवैधानिक आपका अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद आपका 112 है। ठीक है, अनुच्छेद जो 112 है वो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा करता है। और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है वो दोस्तों आपका क्या है, तो ये आपका क्या है, तो वित्तीय वर्ष है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो यही आपको समय याद रखना है। साथ में आपका जो बजट है, जिसे कि हम लोग संविधान की भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 112 तक में वर्णित है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है वह है कि 2017 और 18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है। तो जो 17-18 का विजय हजारे ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक के द्वारा जीता गया था। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका 2017-18 का था। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे उसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा विजय हजारे ट्रॉफी आपका 2017-18 में किसने जीता है, तो आपका कर्नाटक ने जीता है। ठीक है, कर्नाटक ने जीता है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं 2022-23 का। ठीक है, 22-23 का जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो जीता है किसने, तो जीता है आपका सौराष्ट्र ने। ये जो आपका विजय 22-23 का जो ट्रॉफी था आपका कितवें नंबर का था, 21वां नंबर का था। ठीक है, कौन सा नंबर का था, 21वें नंबर का था, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऋषभ पंत को किया गया था। अगला है कि भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। ठीक है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कर्नाटक इसका राइट आंसर था। कर्नाटक की बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका कर्नाटक ही है। इसके अलावा कर्नाटक के बाद जो अगला राज्य है जो भारत में कॉफ़ी उत्पादन का उच्चतम हिस्सा प्रदान करता है सेकंड नंबर पर, वो दोस्तों आपका है केरल। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपका केरल है। केरल की बात करेंगे तो भारत की कुल कॉफ़ी का कितना परसेंट, तो 21% उत्पादन है जो कि केले करता है। ठीक है, इसके अलावा केरल और कर्नाटक मिलकर दोनों भारत का कितना परसेंट तक कॉफ़ी उत्पादन करता है, तो आपका 90%। ठीक है, 90%। तीसरा की बात करेंगे तो थर्ड पे है आपका तमिलनाडु। ठीक है, थर्ड पर है आपका तमिलनाडु, इस बात को भी याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुआ था। तो भारत की पहली संपूर्ण जनगणना की बात करते हैं तो भारत का जो पहला संपूर्ण जनगणना है वो फ्रेंड्स आपका हुआ था 1881 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या, 1881 होगा। पहली बार जनगणना की बात करते हैं तो आपका संपूर्ण जनगणना यहाँ पर लिखा गया है, तो पूर्ण जनगणना आपका हुआ था 1881 में, लेकिन इससे पहले भी एक आपका अनऑफिशियल तौर पर जनगणना हुआ था। अनऑफिशियल तौर पर वो आपका हुआ था 1872 में। ठीक है, ये आपका अनऑफिशियल था, लेकिन ऑफिशियल पूछा गया था, संपूर्ण पूछा गया था, तो ये आपका 1881 होगा। इसके बाद से आपका जो 1872 में जनगणना हुआ था वो आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके 1881 के बाद से जो जनगणना है आपका प्रत्येक 10 साल के बाद जो जनगणना है आपका होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका SSC GD में जो आपका
प्रश्न जो कि इस प्रकार के हैं जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको देखिएगा। इस प्रकार और भी हमारे सेशन जो कि चलते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं होंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।